क्लास शुरू करते हैं ओमकारम से। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज बेटा, स्टार्ट चैंटिंग ओमकारम। साईराम। साईराम मैम। साईराम बेटा, आज नया पाठ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? किसी को पता है क्या है नाम? यह सबसे कठिन समय नहीं। सबसे कठिन समय नहीं, सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है? आज के समय में हम वर्तमान में जो देख रहे हैं वो भी हमारा सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों कठिन समय नहीं है? कोई बता सकता है कठिन समय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कठिन समय? ऐसा क्यों नहीं मान सकते हम कि कठिन समय नहीं है? कोई भी देखो। यस पूजा। मैम, क्योंकि समय का कोई समय पलटता रहता है। समय पलटता रहता है। वेरी गुड। और कोई कठिन समय हम क्यों नहीं मान सकते? परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, फिर भी ये कठिन समय क्यों नहीं है हमारे लिए? रेहान कुछ बोलेगा? हाँ, क्यों नहीं है ये कठिन समय? कोई उत्तर नहीं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। वेरी गुड, ट्राई करो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, अब आप उत्तर दे सकते हैं क्या कुछ भी? ऐसा आपको क्यों लगता है? अगर मैं पूछूं कि ये कठिन समय नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? तनिषा, रेहान, यस मैम। हाँ, तनिषा आप बता सकते हैं? यस मैम। हाँ बोलो। मैम कोई भी समय कठिन या फिर आसान नहीं होता, वो तो हमारा तरीका है, हम उस समय को कैसे देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण हो सकता है, बिल्कुल सही। और कोई? प्रांजल। मैम, हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। वेरी गुड। चलो आज की कविता देखते हैं फिर। आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, आज की कविता देखकर समझते हैं क्या है, ठीक है? प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कविता है। पूजा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। ओके। स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम, दिख रही है। ओके गुड। देखिए, स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारा अगला पाठ है, यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी कवित्री है जया जादवानी जी, ठीक है? बहुत कुछ सोचकर, बहुत सारे उदाहरणों को लेकर, देखकर, उसका अनुभव करके ही उन्होंने अपनी कविता का यह शीर्षक दिया है, और कविता में वही सारी बातें बताई हैं जिससे हम यह अंदाजा लगा लें कि कोई भी समय कठिन कब नहीं होता, ठीक है? देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका,
और वह उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, कवित्री जो है किसी भी समय को कठिन मानना ही नहीं चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी इस कविता में कई सारे उदाहरण दिए हैं। आगे भी हम देख सकते हैं एक बार कविता को। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, जिसमें पहले पद्य को देखते हैं हम। पहला क्या उदाहरण दिया है उन्होंने कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री बोलती हैं कि चिड़िया ने अभी भी अपने चोंच में तिनका दबा रखा है। यदि हम चिड़िया को या पक्षियों को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि चिड़िया हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है। उसका जो घोंसला है हवा में, आंधी में, पानी में कितनी भी बार टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर से वो नया नीड़ तैयार करने में जुट जाती है, हार बिल्कुल भी नहीं मानती है। ठीक है, एक एक तिनका इकट्ठा करती है, घोंसला खराब, टूट गया, उड़ गया, फिर वो जुट जाती है उस काम में ताकि वह अंडे दे सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को पाल पोस सके, पर हिम्मत कभी भी नहीं हारती है। तो चिड़िया की चोंच में तिनका है ताकि वह अपना घोंसला बनाए और उसमें अपने अंडे दे और अंडों को सेकर बड़ा करे, अपने बच्चों को उड़ने लायक बनाए। तो चोंच में तिनका दबाए हुए है घोंसला बनाने के लिए, और हर एक तिनकों को लेके वो उड़ने की हमेशा तैयारी में दिखाई देती है, क्योंकि हो सकता है कवित्री ऐसा मानना चाहती है या बताना चाहती है कि चिड़िया अपने घोंसले को शाम होने से पहले तैयार करना चाहती है, या कोई आगे मुसीबत आ जाए उससे पहले वो अपना घर बनाना चाहती है, घोंसला बनाना चाहती है, ताकि अपने परिवार को सेफ्टी सिक्योरिटी दे सके, सुरक्षित रख सके, अपने अंडों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। ये उनका पहला उदाहरण है। प्रकृति के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको हम सोचें तो पिछले पार्ट में भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि कि प्रकृति के उदाहरणों को देखकर मनुष्य बहुत सारी बातें सीख सकता है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत ज्यादा काबिल है, योग्य है। आगे देखते हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। अगर प्रकृति को हम करीब से जानते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकृति में कई सारे मौसम आते जाते रहते हैं। उसमें एक पतझड़ का मौसम भी है, जिसमें पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, तो कवित्री बोलती हैं जो पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, उनको भी नीचे कोई ना कोई संभालने के लिए बैठा है। अर्थात कि जितने भी सहारा चाहने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर है जो उनका हाथ थाम कर उनको सहारा देता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने सहारा नहीं दिया तो कोई नहीं देगा। आप देखोगे कहीं ना कहीं से कोई आ जाता है और उस व्यक्ति को सहारा मिल जाता है। तो जो बूढ़े लोग हैं जिनको सहारे की आवश्यकता है, जो बेसहारा है, आज भी उनको कोई ना कोई सहारा देने के लिए तैयार बैठा, उनका हाथ थामने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि आज कठिन समय आ गया है। कठिन समय कब आएगा? जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दूसरे को सहारा देने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। तो बोलती हैं कि अभी भी झड़ती हुई, यानी जो कमजोर है, जो गिरने वाले हैं, जो बूढ़े हैं, बेसहारा है, ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए आज भी लोग
तैयार हैं। अगला उदाहरण देखिए, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से। वो कहती हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, साल के 12 महीने पूरे दिन आप स्टेशन पर जाओगे तो आप पाओगे कि भीड़ से भरा हुआ है स्टेशन। जाने कहाँ लोग आते हैं और कहाँ जाते हैं। अभी की परिस्थिति को अगर छोड़ दिया जाए, ये कोविड-19 की परिस्थिति को छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे कि साल के 12 महीने हर दिन स्टेशन भीड़ से भरा रहता है। रेलगाड़ियां आती हैं, लोग भरे रहते हैं, जाती हैं, लोग उसमें भी जाते हैं। आपको कभी भी खाली गाड़ियां जाती नहीं दिखाई देंगी। तो कहाँ जाती हैं ये रेलगाड़ियों के सहारे में जो लोग हैं? वो अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक जाते हैं जहां उनको जाना है। अगर आप एक और चीज को ध्यान में रखें तो कई बार हम देखते हैं कि गाड़ियों में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या मनुष्य चलना छोड़ देता है? हम देखते हैं कि कितने ही लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो क्या जीवन जीना सब छोड़ देते हैं? बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, हर दिन अपनी जान गंवाते हैं, शहीदी होती है उनकी। तो क्या सेना में भर्ती होने के लिए लोग नहीं जाते? लोग डर के मारे बैठ जाते हैं। कवित्री बोलती हैं कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। स्टेशन पे कुछ भी हो जाए, कभी बम विस्फोट हो जाए, कभी ट्रेन पलट जाए, कभी आतंकवादी हमला हो जाए, कभी कोई गाड़ी की दुर्घटना हो जाए, लेकिन आप देखोगे कि फिर से गाड़ियां उसी प्रकार से चल रही हैं। लोग डर के जीना छोड़ नहीं देते, वो अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ियां उसी तरीके से जैसे पहले चलती थी फिर चल पड़ती हैं। लोग उसी प्रकार से सफर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि वहां पर उनकी प्रतीक्षा, उनका इंतजार कोई उनका अपना कर रहा है। इसलिए हम चलना छोड़ नहीं पाते। हमारे घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शांत हो जाता है, बाकी के जो पीछे बच जाते हैं लोग, उनका जीवन फिर अपने ढर्रे पे कुछ दिनों के बाद आ जाता है, केवल यादें रह जाती हैं। हम मर नहीं जाते, हम जीना छोड़ते नहीं है। कुछ हो जाता है तो अगले ही पल हम अपने आप को खड़ा कर लेते हैं कि नहीं, हमें कार्य करना है। और इसी प्रकार से ये दुनिया चलती रहती है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर दुनिया कभी भी चलना रुकती नहीं है। अगर ये रुक नहीं रही है, इसका मतलब है कठिन समय नहीं आया है। अगर कठिन समय आएगा तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको हम देखें तो कवित्री ने कितने गहरे अर्थ में इनका प्रयोग किया है। आपको ये बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। आप कभी घर से बाहर जाते हो खेलने के लिए, तो क्या होता है, मम्मा बोलती है कि शाम को शाम होने वाली है, घर आ जाओ, या अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। पापा बाहर गए हैं तो मम्मा बोलती है कि जल्दी आ जाना। ठीक है, अगर जल्दी नहीं आते तो टेंशन बढ़ जाती है। कोई भी हमारे घर से बाहर जाता है तो घर में जो भी लोग रहते हैं उनकी राह देखते हैं। वो कभी भी इस चीज को इस तरीके से नहीं लेते, अरे ठीक है आना होगा आ जाए, नहीं आना होगा ना आए। ऐसा कभी भी कोई किसी के लिए भी नहीं करता। आप जब बाहर जाते हो, माँ पापा उतना ही परेशान होते हैं। कोई बड़ा घर से जाता है तो उसके घर वाले उतने ही चिंतित होते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो मम्मा पापा फोन करके पूछते हैं पहुंच गए कि नहीं। ठीक है, तो जब हम कहीं जाते हैं, यदि आपको अपने पिछली क्लास के टूर याद हो, एजुकेशनल ट्रिप पे जब हम जाते हैं, तो मम्मी पापा कैसे शाम को इंतजार करते हुए स्कूल पहुंचते हैं या जगह जगह आपको लेने के लिए आते हैं।
क्योंकि उनको आपकी चिंता है, आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, आप उनके दिल के टुकड़े हो, इसलिए आपको अपनी आंखों से ओझल होता नहीं देख सकते, सहन नहीं कर सकते। तो वो किसी विश्वास से भेजते हैं, और आप देखिए कि आपको रिसीव करने के लिए, आपको लेने के लिए जिस जगह पे आपको उतरना है उस जगह पे वो आपसे पहले खड़े होते हैं। ये यही बताता है कि अभी भी लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं और आपके लिए परेशान है, आपके शुभ चिंतक आज भी हैं। आगे उस कथा का आखिरी हिस्सा अभी भी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी हम दादी नानी के साथ नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो बच्चे दादी नानी के साथ, दादाजी के साथ रहते हैं या कभी कभी विजिट करते हैं, उनको पता होगा कि कोई ना कोई घटना लेके दादी नानी बड़े रोमांच से उनको सुनाती है। ठीक है, तो दादी नानी की कहानियों में बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, प्रेरक कहानियां होती थी। कहानी कोई भी हो, जब वो कहानियां सुनाती थी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यू होती थी, कुछ मूल्य हुआ करते थे जो अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। तो दादी नानी की कहानियां सदियों से वही की वही हैं, लेकिन उनके पात्र बदल गए हैं। कहानियां तो वही है, कहानियों का आखिरी हिस्सा वही है, कुछ मॉरल वैल्यूज के साथ में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करने से क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। तो दादी नानी की कहानियों में जो सालों से प्रेरणा थी वो आज भी है। बेशक आज क्या बदल गया है, उनके पात्र बदल गए हैं, उनका स्वरूप बदल गया है। पहले परियों की कहानियां होती थी, आजकल आपके हिसाब की कहानियां होती होंगी, लेकिन कहानियों का अगर मूल जो शिक्षा है वो देखी जाए तो वो एक ही थी कि आपके अंदर संस्कारों को डालना, आपको मूल्यों से परिपूर्ण करना, आपको ह्यूमन वैल्यूज सिखाना। तो तमाम बच्चे जो कहानियां सुनते हैं दादी नानी की, वो पुराने जमाने से चली आ रही हैं, और उनकी जो आखिरी हिस्सा है कि जो पॉजिटिविटी आती है, जो उसमें मॉरल वैल्यू के साथ में कुछ चीज बताई जाती है, वो आज भी वैसी ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो हम कैसे कहें कि यह कठिन समय है, क्योंकि जब बातें वही हो रही हैं, चीजें वैसी ही हैं, सिर्फ रंग बदल गया है, पात्र बदल गया है, तरीका बदल गया है। आज आप दादी नानी की जगह टीवी में किसी कैरेक्टर के साथ अपनी स्टोरी को सुनना पसंद करते हो, तो कैरेक्टर बदला है, स्वरूप बदला है, चीजें तो वैसी ही हैं। आगे बोलते हैं, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। हम कई बार समाचारों में देखते हैं, सुनते हैं कि दूसरे ग्रह के लोग आते हैं पृथ्वी पर, सुनते हैं ना ऐसा। कोई उड़न तश्करी आई है ग्रह, किसी अन्य ग्रह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और कोई लोग होंगे, है ना। तो कवित्री बोलती है कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी आज भी हमें उम्मीद है कि दूसरे ग्रहों पर, दूसरी दुनिया में लोग रहते हैं हमारे जैसे ही। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, जो दूसरे ग्रह के लोगों की खबर लाती है। ठीक है, और हम इस उम्मीद पे बैठे भी रहते हैं कि कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जहां पर आज भी लाइफ है, जीवन है, और लोग हमारे ही तरीके से जीवन जी रहे हैं। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से यदि कोई बस आती है तो वहां के लोगों की खबर लेकर आती है। इसलिए कवित्री मानती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, क्योंकि यह सारी चीजें तो इसी प्रकार से चलती आ रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम आज भी आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, और यह खोज करते रहते हैं कि उस पार भी कोई जीवन है, और उस जीवन के लोग भी हमारे जैसे ही रहते हैं।
तो ये इतने सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि कठिन समय नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपको तो कविता समझ में आ गई, कविता समझ में आ गई है। अब इसके बाद ये कुछ एक जो इस कविता से संबंधित आपके शब्दार्थ थे उसको देख लेते हैं जल्दी से, ताकि अब मैं आपसे डिस्कशन करूं। थामने का मतलब होता है पकड़ने, सहारा देने। झरती, गिरती या फिर टूटती। गंतव्य, मंजिल, जहां आपको पहुंचना है, आपका डेस्टिनेशन। प्रतीक्षा, इंतजार। वक्त, समय। कथा, कहानी। आखिरी, अंतिम। सदियों यानी 100 सालों से। तमाम, सभी। खबर, संदेश या फिर जानकारी। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी समझ की। अब मुझे आप बताइए, अब आपको क्या समझ में आया? कवित्री ने इतने सारे उदाहरण दिए, इतने उदाहरणों के साथ वो ये बार बार कह रही है कि नहीं, यह कठिन समय नहीं है। तो कवित्री कैसी है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी समय कठिन नहीं है? मतलब सब समय सरल है, सहज है, हमारे जीवन जीने योग्य है। ऐसा क्यों मान रही है? वो किस प्रकार की व्यक्तित्व की धनी है? वो क्या, उनका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा मैम है? वो पॉजिटिव। सकारात्मक है। हाँ अक्षिता। मैम वो सकारात्मक क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव, वेरी गुड। सकारात्मक सोच रखती है, वेरी गुड, सकारात्मक सोच वाली व्यक्ति है। और कुछ? मैम हाँ खुशी। वो किसी भी समय में जीने की हिम्मत रखती हैं। हाँ ठीक है पूजा, वेरी गुड। जीने की हिम्मत रखती हैं, कभी भी हार नहीं मानती, बल्कि उनके अंदर जीने की इच्छा है किसी भी परिस्थिति में। खुशी बोलो बेटा। मैम वो हिम्मत रखती है, मैम यही बोल रही थी मैम। हाँ वेरी गुड, हिम्मती है। मैम वो हर कठिन समय से हंसते हंसते पार कर देती हैं हर कठिन समय को। वेरी गुड। कठिन समय उनको कठिन लगता ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो हंसी है वो कठिन समय को दबा देती है। अगर मैम हम, वो कभी भी रुकती नहीं है, हाँ कभी भी, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा नहीं, आगे बढ़ती रहती हैं। चलती रहती हैं। आगे बढ़ना उनके जीवन का लक्ष्य है। किसी भी परिस्थिति के कारण वह रुक नहीं जाती, बल्कि सोचती हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैम उन्हें वो हर उदास काम नहीं आसान होना लगता है। चाहती। हाँ प्रांजल। हम उन्हें कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं है, उन्हें सब आसानी लगता हाँ कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं है, सब सरल है। और जिसका नहीं पता, श्रेयांश हो यहाँ पे? मैम कुछ करने की आशा रखती है। हाँ कुछ करने की आशा रखती हैं, क्योंकि वो आशावादी हैं, वो निराशावादी नहीं है। निराशावादी जो होते हैं ना, वो हार मान लेते हैं। और आशावादी होते हैं ना, वो एक तरीके में हार जाने पर दूसरा तरीका अपनाते हैं। लाइक आप मैथ्स करते हो अपने, ठीक है, जिनको मैथ से डर लगता है उनको मैथ से डर पता है क्यों लगता है? कारण एक छोटा सा है कि हम मैथ्स को जब एक तरीके से करते हैं और हमारा आंसर, क्योंकि पीछे आंसर्स दिए रहते हैं, आप चेक करते हो अरे मेरा आंसर तो रॉन्ग है, तो आप हार जाते हैं, सोचते बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे तो आएगा ही नहीं। लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है, वो क्या करते हैं, ठीक है एक बार नहीं आया, अब दूसरा मेथड ट्राई करते हैं, है। यस। दूसरा नहीं तो तीसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो वो करते रहते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक उनको वो पीछे वाला आंसर नहीं मिल जाता। और सारे तरीके जब तक कर नहीं लेते ना, चैन से नहीं बैठते। और सारे तरीके करने के बाद यदि उनका आंसर एक ही आ रहा है और जो पीछे के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि पीछे वाला आंसर ही गलत है। ठीक है, कई बार ये बुक में जो प्रिंटेड होते हैं वो भी, उनमें भी गलतियां होती हैं। ठीक, इसलिए वो कैसे है, आशावादी, हार नहीं मानते। इतनी जल्दी कैसे हार जाएंगे? हाँ पार्थ, आपकी आवाज नहीं सुनी। यस मैम। हाँ आप बताओ
कुछ बता सकते हो कविता के बारे में, कवित्री के बारे में? मैम आशा रखते हैं। आशा रखते हैं। अच्छा, आप में कौन सा गुण है? कवित्री में जो गुण है वो आप में है क्या? हुँ? आप में कोई ऐसा गुण है? कोई और? हुँ? पहली दो पंक्तियों को देखते हैं, ठीक है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। कौन है? कृष्णा, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ, जरा ये पहली पंक्तियों का जो दो तीन पंक्तियां अभी मैंने पढ़ी, इसका अर्थ जरा स्पष्ट करेंगे आप? आपको क्या समझ में आया? जैसा भी समझा हो वैसा बोलिए। मैम चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हार नहीं माननी चाहिए। ना, हार नहीं मानना चाहिए तो उसका वो हो गया, लेकिन इन दो तीन पंक्तियों का तात्पर्य क्या है? कि अभी भी चिड़िया की चोंच में दबा है तिनका जो उड़ने की तैयारी में है। कवित्री इस माध्यम से क्या बताना चाहती है? मैम अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो हम्म, मदद चलो अच्छी कोशिश है। आप बोलोगे ना तो आपका डर चला जाएगा, ठीक है। मैं ना आपको डांटने वाली हूँ ना मारने वाली हूँ, ठीक है। डांटूंगी भी नहीं। आपकी कोशिश आपकी जीत है। यस प्रिंस। प्रिंस, आपको समझ में आया क्या? बहुत दिनों के बाद आए हो आप। हम्म, और अध्याशा, आपको क्या समझ में आया? अध्याशा, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ, क्या समझ में आया बेटा कविता से? आज की जो कविता हमारी है इससे क्या मैम समझ? की कभी हर मुश्किल चीज का डर का सामना करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवांग, अनम्यूट करो। देवांग। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताओ, आप क्या समझ में आया आपको? मैम की कोई समय कठिन नहीं होता। हम्म, मैम की कोई समय कठिन नहीं होता। कोई समय कठिन नहीं होता? क्यों नहीं होता कोई भी समय कठिन? क्यों नहीं होता? मैम क्योंकि समय को आना और बाद में चले जाना है। आना और चले जाना है, ठीक है। आना और चला जाना है तो एक्सेप्ट कर लेते हो क्या इतनी जल्दी से? मम्मा अभी जब डांट लगाती है तो आपको कितना बुरा लगता है? आप सोच लेते हो कि ठीक है, मम्मा का गुस्सा आएगा और चला जाएगा, ये कठिन समय नहीं है। हुँ? कैसे रिएक्ट करते हैं आप, पता है? जो बोल रहे हैं वो समझना भी बहुत जरूरी है बेटा। गुड, अच्छी बात है। नैतिक, आप मुझे सुन रहे हैं? नैतिक, नैतिक ज्वाइन करके गायब तो नहीं हो गए? हम्म, सार्थक, सार्थक हो क्या आप? वेरी गुड। सार्थक सुन ही नहीं रहे।
उदित, उदित यस अनम्यूट योरसेल्फ मैम। बेटा। हाँ, आपको क्या समझ में आया बेटा? मैम यही कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। वेरी गुड। कोई भी काम असंभव नहीं होता जीवन में, ठीक है। जिस पल आप सोच लेते हो कि यह काम असंभव है, आप पाओगे कि आपके दिमाग में विचार आना बंद हो जाएंगे। ये सोची समझी हुई चीजें, एक्सपीरियंस्ड चीजें हैं ये। और जिस पल आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है, आप पाओगे एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा द्वार खुल जाएगा। आपके दिमाग में विचारों का आना निरंतर बना रहेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप इतना अच्छा सोच भी सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा था कि मुझे ये चीज आ जाएगी। इसलिए कभी भी हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। नकारात्मक विचार, एक विचार अगर आपके मन में आ गया तो वो एक चेन बनाता है नकारात्मक विचार की। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विचार आता जाएगा और आपको तोड़ता जाएगा। और इसके विपरीत यदि आप कोई पॉजिटिव थिंग सोचते हो, अगर आपकी सोच जो है सकारात्मक है, आशावादी है, तो आप पाओगे कि एक चीज आपकी पूरी हुई और आपको अच्छा लगेगा। फिर आप सोचोगे नहीं, इसको भी मैं ट्राई करूं, इसको भी मैं ट्राई करूंगी। ऐसे आपको बहुत सारे तरीके समझ में आएंगे और आपका जो भी चीज होगा वो बेस्ट होगा। तो हारना मनुष्य के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और यदि मनुष्य हारता रहता तो हम आज भी आदि मानव रहते। सिंपल, ठीक है। यदि हम सोचें कि हम हार मान जाएंगे, मनुष्य हारता रहेगा, तो अगर हम हारते तो आज की स्थिति में हम कभी भी नहीं होते। हम इतनी उन्नति या इतनी तरक्की नहीं कर पाते, हम कलयुग में नहीं होते, हम आदि मानव ही रहते, जंगलों में घूम रहे होते और उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता है। वह बुद्धिजीवी इसीलिए कहलाता है क्योंकि वह एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेता है। तो हमसे कुछ हुआ है, हम देखते हैं कि हमने जो भी कुछ किया है उसके आगे हम बढ़ जाते हैं। आदि मानव ने जो किया उसके आगे की जनरेशन ने उसके आगे का कार्य किया, इसलिए वो और आगे बढ़ गए। आजकल हमारे पास जितनी सारी चीजें हैं, आप देखते हो हर दूसरे दिन नया टीवी, नया मोबाइल लॉन्च होता है मार्केट में नए फीचर के साथ में। क्योंकि ऑलरेडी जो फीचर है वो तो सभी को पता है, उसमें क्या नया इनपुट डाल सकते हो आप, क्या नया क्रिएट कर सकते हो, डिमांड उसकी होती है और पैसे भी उसी के मिलते हैं। नए फीचर का मोबाइल, नई कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट। तो हमेशा नया सोच पाने की क्षमता जो है वो केवल मनुष्य में है और किसी में नहीं है। इसीलिए कवित्री ये मानने को तैयार नहीं है कि यह कठिन समय है। उनका बार बार यही मानना है कि कठिन समय तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और कुछ पॉइंट कविता समझ में आ गई? नहीं तो एक बार फटाफट रिकैप करें। किसी को कविता नहीं समझ में आई हो तो शिवानी? यस मैम। हाँ, कविता समझ में आ गई बेटा? यस मैम। क्या समझ में आया? मैम ये समझ में आया कि इस कविता में कवित्री ने निराशा के कठिन समय समय के बारे में बताया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा बताना चाहता है? हम्म, कोई उदाहरण नहीं, कोई कुछ नहीं? हाँ, क्यों भाई?
मैम कवित्री ये कहना चाहती हैं समय कोई भी हो पर अभी भी चीजें तो वही हैं, अभी भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं चीजें सुधारने के लिए। बिल्कुल, चीजें वही हैं, है ना। आप गेहूं चावल की जगह कुछ और नहीं खाते, खाते तो वही है, उसका रूप बदल गया है। जब आप बोलते हैं ना मम्मा मैगी खाना है, मम्मा कुरकुरे खाना है, तो कुरकुरे बनाने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं है चीज। आप उसको अलग तरीके से देख रहे हो, लेकिन मम्मा को पता है कि चावल दाल उसका बेस है। ठीक है। आप जो कपड़े पहनते हो वो कपड़े वैसे ही बनते हैं जैसे पहले बनाए जाते थे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और तरीके के पहनते हो, बस उसका पैटर्न चेंज हो गया है। और यही कारण है कि पुरानी चीजों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा आधार है। कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए आपको बेस की जरूरत होती है। अगर बेस नहीं है, अगर आधार नहीं है, तो हमारा कोई भी महल खड़ा नहीं हो सकता, हमारी कोई चीज की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपने आधार से जुड़ा रहना जरूरी है, और आधार से जुड़े रहने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर गौर करना पड़ेगा, ताकि हम जीने की शक्ति को पा सके। आज का समय हार मान जाने वाले लोगों में भी है, कि आज के समय में कितने लोग हार मान चुके हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग हैं, इतने ज्यादा बलशाली हो चुके हैं, हमारा जो मन है इतना ज्यादा स्थिर और शांत और स्ट्रांग है कि हम ये सोच भी नहीं पाएंगे कि हमें कुछ होगा। ठीक है। हम तो आगे बढ़ने की फिराक में है कि कैसे हम आगे निरंतर बढ़ते रहें, हर मुसीबत का सामना करते रहें, हर चीज को झेलकर आगे बढ़ जाएं और अपनी जीत दर्ज कराएं। वो जीतने का जो जश्न होता है ना, उसको सोचकर ही एक मन में क्या उल्लास भर जाता है, एक जोश भर जाता है, उत्सुकता भर जाती है कि वो नया चीज कैसा होगा। तो कल्पना हम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी यदि हम अपने कल्पनाओं के साथ जीकर यथार्थ के हिसाब से कदम बढ़ाएंगे, तो कोई भी समय हमारे लिए कठिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि हम सब के सब उसी तरीके से जी सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, और खुश रह सकते हैं। ठीक है। तो हमारा कठिन समय अभी नहीं आया है, क्योंकि सारी चीजें एज यूजुअल चल रही हैं, जैसे चलती थी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। आपको कभी लगा कि हम भूखे मर रहे हैं? आपको कभी लगा कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है? हर चीज एज इट इज चल रही है। चिड़िया अपना काम कर रही है, मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। तो जो चीजें जब जिस तरीके से चल रही थी, वो वैसी ही अगर चलती आ रही हैं सहज रूप से, सरल तरीके से, बिना किसी कठिनाई के, इसका मतलब कठिन समय बिल्कुल भी नहीं आया है। हम सरवाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि समय हमारे अनुरूप नहीं है, पर भी हमने हिम्मत से उसका सामना किया है, तो हम जीत जाते हैं। तो हमारी कविता का आज यही उद्देश्य था कि हम हार ना माने, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, और जो कठिनाइयों पर हम हावी हो जाएं, हम उनसे कठिनाइयों से ज्यादा ताकतवर बने। ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ठीक है। शांति पाठ बेटा। शांति शांति शांति। साई राम। सायराम सायराम साई राम बेटा, साई राम।